हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल फार्मा एस्पायरेंट। तो बेटा लास्ट क्लास में अपन ने देख लिया था फिनॉल एसिडिक क्यों होता है, ठीक है, और उसकी रिएक्शन कुछ देखी थी हमने, ठीक। उसकी ESR मैकेनिज्म देखी थी, उसकी सिंथेसिस देखी थी कि वो बनता कैसे है, ठीक। अब आते हैं और भी बची हुई रिएक्शन थी जो अपन ने हेलोजिनेशन पर देखा था उसमें। अब आते हैं नाइट्रेशन इन फिनॉल। हेडिंग डाल लेते हैं बेटा, पेन कॉपी उठा लिया करो, है ना। नाइट्रेशन इन फिनॉल। नाइट्रेशन इन फिनॉल। अब आपको पता ही है, जिसने भी लास्ट क्लास या इसके प्रीवियस क्लासेस अटेंड करी है उसको पता है नाइट्रेशन के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड के साथ में हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, H2SO4 एज अ कैटलिस्ट। अब जब भी आप सिंथेसिस करते हो लैब में तो टीचर आपको बोलता है कि आइस बाथ में रखो, इस कोनिकल फ्लास्क को आइस बाथ में रखा करिए। क्यों बोलता है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर मेंटेन करना होता है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, फिनॉल के रिएक्शन करवाते हैं HNO3 से, नाइट्रिक एसिड से, ठीक है। और अपन एज अ कैटलिस्ट क्या यूज़ करते हैं, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ठीक। अब इसमें अपन जैसे नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अब ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है, इसका और एक नाम क्या है जो प्रचलित नेम है, इसको बोलते हैं बेटा पिक्रिक एसिड। यह क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह क्वेश्चन आ सकता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज आल्सो कॉल्ड पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड। अब बात करते हैं, अगर हमने सिंपल नाइट्रेशन कराया, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से इसकी रिएक्शन करवा दी। ये तो हमने नाइट्रेशन करवाया जब हमने ढेर सारा HNO3 लिया और उसकी रिएक्शन करवा दी किससे, H2SO4 से, ठीक है। अब अपन सिंपल नाइट्रेशन करते हैं फिनॉल का। देखिए फिनॉल है, उसका अपन डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करवा देते हैं, डाइल्यूट HNO3 से उसकी रिएक्शन करवा दी तो क्या बनेगा, आप कोई H2SO4 मत लो, ठीक है, कोई आपका 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेन मत करो, आप सिर्फ उसकी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करवा दो तो बनता है पैरानाइट्रोफिनॉल एंड आर्थोनाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल एंड आर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है, ये आर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है वह मेजर बनता है और ये माइनर बनता है, लेकिन बनते दोनों हैं, ठीक है। यह मेजर बनेगा और यह माइनर बनेगा, ठीक है। आर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या होता है, ज़्यादा बनेगा और यह कम बनेगा, ठीक। तो यह हो गया नाइट्रेशन इन फिनॉल। जब आप थ्योरी एग्जाम में लिखोगे ना तो आप सिंपल एक एक लाइन की तो थ्योरी है इसमें कि फिनॉल रिएक्ट विद HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है, द टेम्परेचर मेंटेन इज 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो देन पिक्रिक एसिड इज फॉर्म, ठीक है। सिंपल है, थ्योरी में इतना कोई टेंशन नहीं है, जो आपने लिखा है उसी को आपको रिटर्न करना है उसमें, ठीक है, जो आपने स्ट्रक्चर बनाया उसको आपने लिखना है। अब आ जाओ सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इससे इसके जो प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे बनेगा पेराबेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, ठीक है, पैरानाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो इससे क्या ड्रग बनती है, सल्फोनामाइड एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, ठीक है, वो एंटीबैक्टीरियल कैटेगरी है, उसमें इसकी यूज़ किया जाता है, ठीक। अब सल्फोनेशन में क्या करेंगे, हम फिनॉल की रिएक्शन करवा दी किससे, H2SO4 ओनली से। किसकी रिएक्शन करवा देंगे, सिर्फ H2SO4 से। लेकिन यहाँ पर भी दो टेम्परेचर मेंटेन किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने H2SO4 की रिएक्शन करवाई 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो बनता है आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जिसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। और ये SO3H लिखा है ना, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं,
ठीक है, तो समझने में आसान होगा कि ये H ऐसा खाली नहीं है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, तो यह बनता है। और अगर इसकी रिएक्शन हमने करवा दी किससे, H2SO4 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो बनता है पेरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पेरा हाइड्रोक्सी, पेरा बोल रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं पेरा पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड होगा, तो इसका नाम क्या है, पेरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक, और इसका नाम क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन, इसका यूज, इन कंपाउंड का यूज किसमें किया जाता है, सिंथेसिस ऑफ सल्फोनामाइड कैटेगरी ड्रग। ठीक है, तो वो एंटीबैक्टीरियल कैटेगरी है जो 6M में आती है, तो वहाँ पढ़ेंगे अपन इसको। अब आते हैं यूजेस ऑफ फिनॉल। यूजेस ऑफ फिनॉल ये भी आपके सिलेबस में है। तो यूजेस क्या है, अभी तो हम बता ही रहे हैं, क्या है कि सबसे पहले तो ड्रग की सिंथेसिस, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग इसी से बनती है, फिनॉल से, जैसे सैलिसिलिक एसिड है, ठीक, आपका एस्प्रिन है, पैरासीटामोल है, इसी से बनती है सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स में। ठीक है, लाइक एस्प्रिन, सैलिसिलिक एसिड एंड पैरासीटामोल। अब सैलिसिलिक एसिड का क्या स्ट्रक्चर होगा, सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर यह है, जैसे ये फिनॉल है। ठीक, बच्चे क्या सोचते हैं, नाम बड़ा देखते हैं और डर जाते हैं। ये फिनॉल है, फिनॉल को तो सबको आता है बनाना, कि बेंजीन में हम हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ दो तो उसको फिनॉल बोलते हैं। इसके बगल में हम क्या लगा दो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दो, COOH जोड़ दो, तो ये बनता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अब भैया एस्प्रिन का क्या, कैसा स्ट्रक्चर होगा, एस्प्रिन को क्या बोलते हैं, देखना यहाँ पे ये है OCOCH3, आप इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप में COCH3 ग्रुप जोड़ दो। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये है ऑर्थो पोजीशन पे। इसी का नाम क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ही बोला जाता है। एस्प्रिन का दूसरा नाम क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो यूज हो रहा है कि नहीं फिनॉल का, इसमें किसकी सिंथेसिस में, ड्रग की सिंथेसिस में। अब वहीं आप पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर देखो, हमने बताया था पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर कैसा था। अपन बोलते हैं ना, जो छोटे बच्चे रहते हैं या बड़े बच्चे भी रहते हैं, वो भी यही बोलते हैं, मेको नहीं खाना, मेको नहीं खाना। तो ये देखो स्ट्रक्चर पैरासीटामोल का, इजी है देखना। हाँ, ये CH3 है, इसको अपन क्या बोलेंगे, मेथाइल। ये CO है, इसको बोल दो को। NH नहीं, तो पेरा पोजीशन पे क्या जोड़ दिया, मेको नहीं खाना, मतलब CH3 CO और NH। याद हो गया स्ट्रक्चर, और फिनॉल का एज इट इज जोड़ दो, तो यहाँ पे क्या हो गया, यह हो गया पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर। याद भी रख लिया आप लोगों ने, लास्ट क्लास जिसने अटेंड करी होगी उसको उसमें भी बताया कि पैरासीटामोल को ऐसे याद रख सकते हैं अपन। ठीक है, अब आता है दूसरा यूज इसका फिनॉल का, दूसरा यूज बेकेलाइट की सिंथेसिस में, यूज्ड इन बेकेलाइट सिंथेसिस। बेकेलाइट एक पॉलीमर होता है बेटा, ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर होता है, सिंथेसिस। ठीक, अब इसकी रिएक्शन, जब हम फिनॉल की रिएक्शन हम किससे करवा देते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड से करवा देते हैं, इसका पॉलीमराइजेशन करवा देते हैं, किससे, फॉर्मेल्डिहाइड का। फिनॉल पॉलीमराइज विथ फॉर्मेल्डिहाइड SCHO। ठीक है, ठीक है, तो क्या बनेगा, देन बेकेलाइट इज फॉर्म। तो बेकेलाइट की सिंथेसिस में भी इसका यूज किया जाता है। अगला यूज है इसका एज अ डाई की सिंथेसिस में भी, जो फिनोप्थिलीन होता है ना, जब फिनोप्थिलीन की सिंथेसिस हम करवा देते हैं किससे, फिनॉल की सिंथेसिस करवा देते हैं किससे, हम थैलिक एनहाइड्राइड से, तो हमें बनता है फिनोप्थिलीन, वो भी एक डाई होती है।
ठीक है, जिसका अपन टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं, ज़्यादातर उसका यूज़ टाइट्रेशन में किया जाता है। ठीक है, तो यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ फिनोप्थिलीन डाई, फिनोप्थिलीन। अब इसका स्ट्रक्चर भी बता देंगे बेटा, लेकिन कोई मतलब नहीं इसका स्ट्रक्चर बताने से। ठीक है, देखो यहाँ इतना ही याद रख लो आप कि फिनॉल की रिएक्शन हमने किससे करवा दी, फिनॉल रिएक्ट विथ थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड, तो क्या बनेगा आपका, फिनोप्थिलीन बन जाएगा। ठीक है, अब इसका चौथा यूज आता है, क्योंकि ये थे इसमें आपको इसका यूज कभी नहीं पूछा जाएगा, अगर जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कभी यूज नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आरजीपीवी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका यूज आएगा ही आएगा। ऐसा आएगा कि डिस्कस एसिडिटी ऑफ फिनॉल, या फिर डिस्कस द यूज एंड क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ फिनॉल, तो क्वालिटेटिव टेस्ट अभी बताएंगे हम। ठीक है, फिनॉल के ये पूरा 14 नंबर का आएगा या 15 नंबर का आता है क्वेश्चन है फिनॉल के ऊपर से। ठीक है, अब ये चौथा इसका यूज़ क्या होगा, एज अ एंटीसेप्टिक या सोप में। ठीक है, एज अ एंटीसेप्टिक भी यूज़ करते हैं इसको, एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्टेंट, एंड सोप में भी इसका यूज़ करते हैं। ठीक, पांचवा यूज़ क्या आएगा इसका, हर्बिसाइड भी है, हर्बिसाइड, हर्बिसाइड। हर्बिसाइड्स कब होगा, जब यह फिनॉल की सिंथेसिस अपन कैसा बना लेंगे, 2,4,6 ट्राइब्रोमो या ट्राइक्लोरोफिनॉल बनाते हैं, तो वह हर्बिसाइड की तरह यूज होता है। स्ट्रक्चर देखना आप, फिनॉल 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल, यह कैसे यूज करते हैं अपन, एज अ हर्बिसाइड भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा यूजेस ऑफ फिनॉल। अब कुछ केमिकल कंपाउंड है आपके इसमें सिलेबस में, जैसे क्रिसॉल है, ठीक है, जैसे रिसोर्सिनॉल है, रिसोर्सिनॉल है, जैसे नेप्थॉल है। ठीक है, रिसोर्सिनॉल, क्रिसॉल और नेप्थॉल। तो क्रिसॉल भी अपन ने कितने प्रकार के पढ़े हैं, 3 प्रकार के, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल पढ़े। कैसे स्ट्रक्चर थे, वही आर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर लगा दो मेथाइल ग्रुप, तो क्या बन जाएगा, क्रिसॉल। फिनॉल में हमने ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगा दिया, तो क्या बन जाएगा, आर्थोक्रिसॉल। ठीक है, अगर हमने फिनॉल में मेटा पोजीशन पर हमने क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप, तो क्या बन जाएगा, मेटाक्रिसॉल। और अगर हम पैरा पोजीशन पे क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप, तो क्या बन जाएगा, पैराक्रिसॉल। ठीक, अब इनके क्या क्या यूज हो सकते हैं, सिंपल है, ये भी डिसइंफेक्टेंट में, वुड प्रिजर्वेटिव में यूज किया जाता है इनको। ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव में भी यूज किया जाता है। तो लिखना क्रिसॉल का यूज, यूजेस ऑफ क्रिसॉल। पहला यूज क्या है इसका, जो इन तीनों को अगर मिक्स कर दे तो मिक्स्ड क्रिसॉल, मतलब इसमें आर्थोक्रिसॉल भी है, पैराक्रिसॉल भी है और मेटाक्रिसॉल भी है। मिक्स्ड क्रिसॉल is used as a disinfectant and antiseptic also। अब ये एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का आपको पता ही होगा कि किन्हें बोलते हैं। डिसइंफेक्टेंट वे कंपाउंड होते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स पे अप्लाई किए जाते हैं, और एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स पे अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा इसका जो ऑर्थोक्रिसॉल है उसको यूज करते हैं किसमें, फूड प्रिजर्वेटिव में यूज किया जाता है। ठीक, जो मेटाक्रिसॉल है उसको एक्सप्लोसिव बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका यूज किया जाता है, मेटाक्रिसॉल का, यूज्ड इन एक्सप्लोसिव कंपाउंड। जैसे यह फिनॉल है,
और यहाँ मेटाक्रिसॉल है, तो यहाँ 2 4 6 पोजीशन खाली है, तो यहाँ देखना ब्रोमो लगा दो, 4 पे ब्रोमो लगा दो, 6 पे ब्रोमो लगा दो, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो मेटाक्रिसॉल, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो मेटाक्रिसॉल is used as a explosive, ठीक है। तो ये हो गया कि बेटा क्रिसॉल के यूज, ये आपको आएगा ही आएगा कि भाई क्रिसॉल वाले कंपाउंड या फिर नेप्थॉल वाले कंपाउंड, और फिनॉल तो आता ही है, फिनॉल तो कंपलसरी आएगा, ठीक। अब आते हैं नेप्थॉल पे, रिसोर्सिनॉल पे। हमने बताया था कि बेंजीन में एक OH लगा है तो फिनॉल, और उसके बगल में एक OH लगा है तो क्या, कैटेकॉल, ठीक है। हमको क्या पढ़ना है, रिसोर्सिनॉल, तो यहाँ पे एक कार्बन छोड़ के OH लगा दो, इस कार्बन को छोड़ दो और यहाँ पे लगा दो OH, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। यह भी क्या है, एज अ एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। एंड इंसेक्टिसाइड भी है, यहाँ इंसेक्टिसाइड भी है, ठीक। तो इसका भी यूज़ क्या लिखना है आपको, एज अ एंटीसेप्टिक एंड इंसेक्टिसाइड इसको यूज़ करते हैं। बाकी इसमें एज सच कुछ है नहीं, अभी टेस्ट आएगा तो टेस्ट बताएंगे, रिसोर्सिनॉल किस केमिकल कंपाउंड के साथ में कैसा कलर देता है अभी बताते हैं, ठीक है। अगला आता है आपका नेप्थॉल, जिसमें अपन ने पढ़ा था अल्फा नेप्थॉल और बीटा नेप्थॉल, ठीक है। नेप्थॉल, तो अल्फा नेप्थॉल और बीटा नेप्थॉल क्या होते हैं, देखना ये बना लो, क्या ये बेंजीन है, ठीक है, उसमें और एक बेंजीन रिंग फ्यूज कर दो तो क्या बन जाएगा, नेप्थॉल नेपथेन, ठीक। नेपथेन में एक OH लगा दो यहाँ पर, ठीक, तो बनता है क्या, नेप्थॉल, और इसी को बोलते हैं अल्फा नेप्थॉल, या इसी को बोलते हैं 1 नेप्थॉल, इसी को बोलते हैं अल्फा नेप्थॉल या 1 नेप्थॉल, ठीक। अब यही नेपथेन में हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ लगा दो, सेकंड पोजीशन पे लगा दो, तो क्या बनेगा, 2 नेप्थॉल, या इसी को बोलते हैं बीटा नेप्थॉल, बीटा नेप्थॉल। अब इनका यूज किस में किया जाता है, इनका यूज जो हमारी एक ड्रग आती है, एक नहीं ऐसे तो बहुत सारी ड्रग है, एक ड्रग आती है बताना चाहूंगा, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट की एक ड्रग आती है, टेंसिव ड्रग की एक ड्रग आती है, कौन सी, नेडोलोल, नेडोलोल, ये बीटा ब्लॉकर की ड्रग है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर में इसको सिंथेसिस करने में यूज किया जाता है, बीटा ब्लॉकर ड्रग जो है नेडोलोल की सिंथेसिस में किसका यूज करेंगे, अल्फा नेप्थॉल या बीटा नेप्थॉल का यूज किया ही जाता है, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है नेप्थॉल के यूजेस, ठीक। अब आते हैं थोड़ा सा एक केमिकल कंपाउंड है फिनोप्थिलीन, ये फिनोप्थिलीन के साथ में कैसा कलर देते हैं, अगर अपन टेस्ट लगाए, ठीक है, तो देखना ऑल कंपाउंड गिव्स आइडेंटिफिकेशन टेस्ट विथ फिनोप्थिलीन, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख लो उसको, जो फिनॉल है, अभी फिनॉल के तो हम पूरे क्वालिटेटिव टेस्ट अभी फिर से बताएंगे, पहले तो ये याद रख लो, पहले फिनॉल है, ठीक, फिर आपका क्या आएगा, आर्थोक्रिसॉल, फिर मेटाक्रिसॉल, ऐसे एक लाइन से याद रख लो, मेटाक्रिसॉल, ठीक है, फिर आएगा आपका 1 नेप्थॉल, फिर ऐसा टेबल फॉर्म में बना लेना है ना अच्छे से, कॉपी में 2 नेप्थॉल और आपका रिसोर्सिनॉल, ठीक है। तो यह फिनोप्थिलीन के साथ में फिनॉल कैसा कलर देता है, ये देता है रेडिश पिंक, अभी पूरा इसका टेस्ट बताएंगे फिनॉल का, रेडिश पिंक, ठीक है। यह कैसा देता है, ब्लू कलर, ठीक है। यह कैसा देगा, मेटाक्रिसॉल कैसा देगा, ब्लू कलर, ठीक। नेप्थॉल ग्रीन कलर देता है फिनोप्थिलीन के साथ में, ठीक है, ग्रीन कलर। और
2 नेप्थॉल या बीटा नेप्थॉल कैसा कलर देता है? फेंट ग्रीन, फेंट ग्रीन। ठीक, और रिसोर्सिनॉल क्या करता है? येलो फ्लोरेसेंस देता है। कैसा देगा? येलो फ्लोरेसेंस। किसके साथ में? फिनोप्थलीन के साथ में। तो यह क्वेश्चन आ सकता है कि फिनॉल फिनोप्थलीन के साथ में कैसा कलर देता है, या ऑर्थोक्रिसॉल फिनोप्थलीन के साथ में कैसा कलर देता है। ठीक है, आ सकता है, चांसेस थोड़े कम है लेकिन ये भी आ सकता है। क्वेश्चन कहाँ से आएगा जीपेट में? यहाँ से आएगा क्वेश्चन। हेडिंग डालिए क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ फिनॉल। मेन टॉपिक यह है बेटा आज का, क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ फिनॉल में पहला टेस्ट आता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। पहला टेस्ट आएगा आपका फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट। अब सबसे पहले मेरी बात अच्छे से सुनना। Fe+3, Fe+3 ये होता है फेरिक, Fe+2 ये होता है फेरस। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना कभी भी। फेरिक क्या होता है? Fe+3 और Fe+2 क्या होता है? ये देखो Cl3 जुड़ा है ना, मतलब यहाँ पे 3 बॉन्ड होंगे, तो किसके साथ में होंगे? Fe+3 वाले के साथ में होंगे। ठीक है, तो FeCl3 पहले तो अपन क्या करते हैं इस टेस्ट में, FeCl3 का सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। तो कैसे बनाएंगे? FeCl3 का सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है? देखो पहले तो ये समझ लो कि FeCl3 है क्या? यह एक प्रकार का क्या है? एसिड है। कौन सा एसिड है? अपन और स्पेसिफिक पढ़े, उसको बोलते हैं लुईस एसिड। क्यों कहते हैं इसको लुईस एसिड? बिकॉज इट कैपेबल टू डोनेट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यह डोनेट कर सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो यह कैसा होगा? एसिडिक नेचर का होगा। ठीक, अब यह एसिडिक नेचर का है तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? इसमें हम क्या ऐड करते हैं? NaOH का सॉल्यूशन। ठीक है, NaOH का सॉल्यूशन हम इसमें ऐड करते हैं, और तब तक ऐड करते हैं जब तक कि सॉल्यूशन का pH 7 ना हो जाए। ठीक है, सॉल्यूशन का pH जैसे 7 होगा, pH 7 हो जाएगा तो हम उसको रोक देंगे। अब वो सॉल्यूशन का pH कैसे चेक करेंगे? वो pH स्ट्रिप के द्वारा अपन चेक करते जाएंगे। देखो एक बीकर में अपन ने क्या रखा? FeCl3 का सॉल्यूशन रखा हुआ है। ठीक है, FeCl3 भर लिया। ठीक, दूसरा अपन ने क्या किया? इसमें अपन ने NaOH का सॉल्यूशन ऐड करते गए धीरे धीरे, और हर टाइम पॉइंट पे उसमें pH स्ट्रिप से चेक करते गए कि भाई अब pH कितना हुआ, अब pH कितना हुआ। जैसे 7 pH होता है हम ड्रॉप वाइज उसको NaOH को रिलीज करना बंद कर देते हैं। तो क्या इस सॉल्यूशन को अपन ने रख लिया। ठीक, अब इस सॉल्यूशन को अपन ने क्या किया? हमने दूसरा बीकर लिया, उसमें लिया फिनॉल एज अ अननोन सैंपल। हमने लिया क्या? फिनॉल। अब जब हम देंगे या कोई टीचर देगा, उसको तो पता ही है ना कि वो फिनॉल दे रहा है, बच्चों के लिए वो अननोन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखना फिनॉल दे दिया। अब इस फेरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन को, न्यूट्रल सॉल्यूशन को हमने ड्रॉप वाइज क्या करेंगे? ऐड करते जाएंगे, ड्रॉप वाइज ऐड करते जाएंगे। ठीक है, और यह क्या होगा? ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। यह सॉल्यूशन कैसा होगा? ब्लू कलर, जो इंडिकेट करता है कि जो सॉल्यूशन हमने दिया था, जो बीकर वाला सॉल्यूशन था, वह फिनॉल हो सकता है। अभी भी हो सकता है कि संभावना, क्योंकि एक टेस्ट से काम नहीं चलता। ठीक है, वो एक केमिकल को टेस्ट करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस, बहुत सारे टेस्ट लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है कि जो हमको सैंपल दिया था, जो अननोन सैंपल दिया गया था, वह क्या होगा? फिनॉल हो सकता है, क्योंकि यहाँ फेरिक क्लोराइड के साथ में ब्लू कलर दे रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि फिनॉल गिव्स फेरिक क्लोराइड टेस्ट में कौन सा कलर देता है? तो ब्लू कलर देता है। ठीक, दूसरा आता है आपका लीबरमैन टेस्ट। दूसरा टेस्ट आता है फिनॉल के लिए लीबरमैन टेस्ट या लेबरमैन टेस्ट। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कहाँ से आएगा? इसमें हम यूज करते हैं सोडियम नाइट्राइट। क्या यूज करते हैं? NaNO2, सोडियम नाइट्राइट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम नाइट्राइट।
ठीक है। नाइट्रेट ये है NaNO3 है, यह नाइट्रेट है। ठीक, ये क्या है? नाइट्राइट। तो हम सोडियम नाइट्राइट को यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि लीवर में टेस्ट में कौन सा केमिकल एजेंट यूज़ किया करते हैं? सोडियम नाइट्राइट यूज़ किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें क्या करते हैं? सोडियम नाइट्राइट को हम एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। किस में लेते हैं? एक टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, ठीक, एक टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम नाइट्राइट को ले लिया। ठीक, उसमें हमने क्या डाला? फिनॉल को हमने ऐड किया। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे? फिनॉल को ऐड करेंगे। अब क्या क्या देखेंगे अपन कि यह किस कलर का हो गया? यह हो जाता है रेड कलर का। ठीक है, यह हो जाता है रेड कलर का। हमारी टेस्ट ट्यूब खराब बन रही है, आप लोग उसको माइंड मत करना, जो काम की चीज़ है वो देखना। ठीक है, रेड कलर का हो जाता है। अब इस रेड कलर के सॉल्यूशन में हम क्या थोड़ा सा क्या डालेंगे? NaOH का सॉल्यूशन ऐड कर देंगे। इस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे? रेड से ही इंगित कर देते हैं तो आके आपको समझ में आ जाए। रेड कलर का हुआ। ठीक, अब इस रेड कलर के सॉल्यूशन में हम क्या डालेंगे? NaOH ड्रॉप वाइज डाल देंगे। NaOH का सॉल्यूशन ऐड कर देंगे। जैसे हम NaOH का सॉल्यूशन ऐड करते हैं, ठीक है, तो यह किस कलर का हो जाता है? ब्लू कलर का। यहाँ ब्लू से बना देते हैं, ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक, तो यहाँ जैसे NaOH अपन ने ऐड किया तो ये पूरा सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाएगा, जो इंडिकेट करता है क्या? ब्लू कलर का हो जाएगा। पर्पल कलर का भी हो सकता है। ठीक है, पर्पल कलर का भी होता है। ठीक, ये इंडिकेट करेगा क्या? फिनॉल की प्रेजेंस को, विच इंडिकेट्स, यहाँ लिख देते हैं, विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फिनॉल, प्रेजेंस ऑफ फिनॉल। ठीक, अब और अच्छा टेस्ट है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तीसरा टेस्ट कौन सा? हाँ, बस काम की चीज़ क्या है? सोडियम नाइट्रेट यूज़ करते, इतना याद रखना आपने। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट यूज़ किया फिनॉल के साथ में। ठीक है, इसको अपन ने हीट कर दिया। ठीक, तो हीट करने के बाद में क्या हुआ? ये रेड कलर का हो गया। रेड कलर जैसे हुआ, अपन ने क्या NaOH का सॉल्यूशन डाला तो तुरंत ही वह ब्लू कलर दे देता है। ठीक, अगला टेस्ट आता है आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तीसरा टेस्ट आता है फिनॉल के लिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो क्या होता है? हम ब्रोमीन क्या लेते हैं? जो ब्रोमीन हमारे जो बॉटल में होता है, जो लैब में रखी हुई बॉटल में ब्रोमीन होता है, ठीक है, उसमें से अपन क्या लेते हैं? 1 ml लेते हैं, 5 ml लेते हैं। ये जो बॉटल में ब्रोमीन रखा हुआ होता है ना, उसमें से अपन 5 ml ब्रोमीन लेते हैं और उसमें 100 ml तक उसको वॉल्यूम मेकअप कर देते हैं। मतलब 95 ml अपन उसमें वाटर ऐड कर देते हैं। वॉल्यूम मेकअप अप टू 100 ml। सपोज हमने एक मेजरिंग सिलेंडर लिया, ठीक है, और उसमें हमने 5 ml क्या ले लिया? ब्रोमीन वाटर ले लिया, ब्रोमीन ले लिया। ठीक है, और फिर उसमें क्या ऐड कर लिया? 100 ml तक के वाटर ऐड कर लिया। तो ये बन गया हमारा ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हमने करवा दी किससे? अपने फिनॉल से। ठीक है, इस ब्रोमीन वाटर को हमने क्या लिया? दूसरे बीकर में हमने क्या रखा था? फिनॉल रखा हुआ था। तो जैसे हम ब्रोमीन वाटर इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, तो यह क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेट होने लगता है। यह क्या होता है? वाइट प्रेसिपिटेट बनने लगते हैं। वाइट तो वाइट ही होता है, तो हम इसको रेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, वाइट कलर प्रेसिपिटेट हो जाता है, वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। वाइट कोई कलर नहीं होता बेटा, कलर से साथ ही होते हैं विबग्योर। ठीक है, तो वाइट कलर अपन बोल देते हैं, वाइट कोई कलर नहीं है, वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ब्रोमीन वाटर के साथ में क्या देता है फिनॉल? वाइट प्रेसिपिटेशन देता है। यह क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, या तो लेबरमैन पे आएगा। ठीक, अभी और एक चीज़ है, अभी आता है, ये हो गया 3 हो गए टेस्ट अपने कौन कौन से? एक तो FeCl3 वाला हो गया जिसमें ब्लू कलर आ रहा था। दूसरा टेस्ट कौन सा है? लिबरमैन, इसमें भी ब्लू कलर आ रहा था। ठीक है, अब तीसरा कौन सा है? ब्रोमीन वाटर, इसमें कौन सा आ रहा था? वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा था। फिनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ में क्या दे रहा था? वाइट प्रेसिपिटेशन दे रहा था। चौथा टेस्ट है आपका लिटमस पेपर टेस्ट।
लिटमस पेपर टेस्ट। एक मेरा स्टूडेंट है अनिल नाम का, बहुत जीनियस है, ठीक है। अब हम मजाक से थोड़ी ना बोल रहे बेटा ये अनिल। तो वो क्या होता है, फिनॉल क्या है, एसिडिक है, एसिड होता है। तो एसिड हमेशा, देखो ये ऐसे याद रखो, अनिल, कोई भी एसिड हो, एसिड नीले को लाल में कन्वर्ट करता है। एसिड नीले को लाल में कन्वर्ट करता है, कोई भी एसिड हो, नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो लिटमस पेपर टेस्ट में कोई भी हो, फिनॉल भी तो एसिडिक है, तो यह भी क्या करेगा, जैसे हमने लिटमस पेपर पे इसको डाला, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो अभी आने वाली है, लिटमस पेपर पे हमने डाला फिनॉल को, ठीक है। तो ये जैसे नीला लिटमस पेपर है, पेपर ही बना देते हैं, है ना, नीला लिटमस पेपर है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या डाला, फिनॉल, हमने क्या ऐड किया, फिनॉल ऐड करा, ठीक। तो यहाँ इट बिकम रेड, ठीक है। तो एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे याद रखो, अनिल, एसिड नीले को लाल, एसिड नीले को, हिंदी में लिख लो, नीले को लाल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो वो हमेशा याद रहेगा बेटा ये अनिल आपको, ठीक। लिटमस पेपर टेस्ट। अब ये लिटमस पेपर टेस्ट क्या होता है, ये लिटमस पेपर क्या होता है, सबको पता है, अपन तो 9-10 से पढ़ रहे आ रहे हैं कि एसिड नीले को लाल कर देता है और ये वो। देखिए लिटमस पेपर क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो अपने नॉर्मल पेपर बनते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, वुड सेल्यूलोज से ही बनते हैं, वुड सेल्यूलोज से ही बनते हैं, ठीक है। वही सेल्यूलोज से ही बनते हैं पेपर, ठीक। तो वुड सेल्यूलोज इन्फ्यूज ऑफ लाइकेन, ये होते हैं एल्गी, जो कभी बरसात के मौसम में आपके घरों के बाहर जो ये ग्रीन कलर का दिखता है ना, वो सारे एल्गी ही हैं, एल्गी या फंगस। तो ये किसका बना होता है, जो पेपर होते हैं, जो सेलुलोज वाला पेपर होता है, उसके अंदर क्या इन्फ्यूज होता है, ये लाइकेंस, ठीक है, उसका बनता है लिटमस पेपर, एल्गी या फंगस का होता बना होता, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन ये आपको नॉलेज भी शायद ही कोई देगा। लिटमस पेपर किसका बना होता है, लाइकेंस का बना होता है, ठीक है। वुड सेलुलोज के पेपर में इन्फ्यूज होता है क्या, लाइकेंस। काम की क्या चीज़ है, फिनॉल लिटमस पेपर में रेड कलर देता है, ब्लू लिटमस पेपर में रेड कलर देता है, ठीक। अब फिनोप्थलीन वाला टेस्ट, फिफ्थ टेस्ट आता है आपका फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन, ठीक है। तो ये फिनोप्थलीन के साथ में फिनॉल कैसा कलर देता है, अभी बताया था, एक पॉइंट आया था जब हमने चारों पांचों चीज़ें डिस्कस करी थी, क्या डिस्कस किया था उसमें, ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। तो फिनोप्थलीन के साथ में फिनॉल कैसा कलर देता है, फिनॉल गिव्स रेडिश पिंक कलर, ठीक है। या तो पिंक कलर भी दे देगा या रेडिश पिंक कलर भी दे देगा, ठीक। तो फिनोप्थलीन, इसमें क्या करते हैं, फिनोप्थलीन को कैसा करते हैं टेस्ट, इसमें देखिए हमने क्या लिया, फिनोप्थलीन ले लिया, फिनोप्थलीन का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक। उसमें क्या ऐड कर दिया, फिनॉल ऐड कर दिया। इस सॉल्यूशन को हम थोड़ा सा हीट करेंगे, ठीक है, और उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ या 1 या 2 ड्रॉप H2SO4 की डालेंगे, जो पाइपेट होती है ना, अपनी पिपेट होती है, उसमें से H2SO4 निकालेंगे और 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप उसमें डाल देंगे, या तो ग्लास रॉड के द्वारा डाल देंगे, ठीक है। वो एज अ कैटलिस्ट काम करेगा, ठीक। और अंत में अपन देखेंगे कि यह क्या हो गया, रेडिश पिंक कलर का हो जाता, सिंपल है, ठीक है। तो ये तो आपको फिनोप्थलीन ने पहले ही बता दिया था, लेकिन ये 4 आपको हमेशा याद रखने हैं, कौन कौन से, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है, लिटमस पेपर टेस्ट, लीबरमैन टेस्ट और फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो ये हो गया फिनॉल के टेस्ट आपके।
तो ये आपकी फिनॉल वाली यूनिट पूरी कंप्लीट हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पढ़ना बेटा अच्छे से, ठीक है। अब आते हैं किस पे, एरोमेटिक अमीन्स पे। इस पे आते हैं एरोमेटिक अमीन्स पे। हेडिंग डाल लीजिए एरोमेटिक अमीन्स। ठीक है, अब एरोमेटिक अमीन में मतलब हम एनिलीन की बात कर रहे हैं या एनिलीन से मिलते जुलते कंपाउंड की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे बेंजीन के साथ में NH2 लगा दो तो क्या बनता है, एनिलीन। ठीक, अब इसी एनिलीन में हम क्या जोड़ दें, एक CH3 लगा दो बगल में, NH2 के बगल में एक CH3 लगा दो, मतलब आर्थो पोजीशन पे एक CH3 लगा दो तो क्या बन जाएगा, आर्थोटॉलुइडीन। क्या बन जाएगा, आर्थोटॉलुइडीन। ठीक है, अगर यहाँ पर हम पेरा पोजीशन पर लगा देंगे तो पेराटॉलुइडीन बन जाएगा CH3, और एनिलीन की पेरा पोजीशन में क्या लगा देंगे, CH3 लगा देंगे तो क्या बनेगा, पेराटॉलुइडीन। तो ये है एरोमेटिक अमीन्स एंड इसके डेरिवेटिव्स, अपने को पढ़ना है अभी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अपन देखेंगे इसकी सिंथेसिस ऑफ एनिलीन। ठीक है, तो यहाँ पे देखना सिंथेसिस ऑफ एनिलीन में बहुत अच्छी चीज बताने वाले हैं। सिंथेसिस ऑफ एनिलीन। ठीक, अब इसमें देखते हैं, जब भी याद रखना बेंजीन पे डायरेक्ट NH2 आके नहीं जुड़ता है। अगर कोई बोले कि हमने बेंजीन की रिएक्शन NH3 से करवा दी और हमें प्रोडक्ट मिल गया क्या, एनिलीन, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, यह गलत है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, क्या होगा, बेंजीन का हमें सबसे पहले करवाना पड़ेगा नाइट्रेशन, और फिर जो NO2 आके जुड़ेगा, नाइट्रेशन मतलब NO2 ग्रुप आके जुड़ेगा बेंजीन पे। ठीक, तो उसको हम करवाएंगे रिडक्शन, तब बनेगा हमारा एनिलीन। ठीक है, तो देखते हैं प्रोसेस क्या होती है। क्या बच्चे लोग क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं, बेंजीन की रिएक्शन करवा दी NH3 से, बना दिया एनिलीन, गलत है। यह बेंजीन है, इसका हमने करवा दिया क्या, नाइट्रेशन के लिए आपको पता ही है HNO3 लेते हैं। अब तो सब लोगों को याद ही हो गया होगा कि क्या क्या यूज करते हैं इसमें। H2SO4 लेते हैं, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखते हैं, क्या बन जाएगा हमारा, नाइट्रोबेंजीन। बन गया नाइट्रोबेंजीन। ठीक, कम से कम 2-2.5 घंटे लगते, इतनी जल्दी नहीं बनता। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या करवा दिया, इसका रिडक्शन। तो कभी भी हो सकता है रिएक्शन ही पूछ ली जाए कि यहाँ पर X क्या है या यहाँ पर X क्या है, पूरी रिएक्शन दे दी और यहाँ पे X क्या है या Y क्या है, यह पूछ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक, यहाँ पे देखना, हमेशा याद रखना, NO2 के रिडक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, SnHCl। ठीक है, टिन HCl भी बोलते हैं इसको, टिन HCl। अब मैं आपको बता दूं, यह क्वेश्चन ड्रग इंस्पेक्टर का है, 2017 या 18 के ड्रग इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है कि NO2 के रिडक्शन के लिए कौन सा रेड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, SnHCl। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्या बन जाएगा आपका, NO2 रिड्यूस होगा किसमें, NH2 ग्रुप में, क्या बन गया आपका, एनिलीन। ठीक है, थ्योरी में तो आप वही लिख सकते हो कि बेंजीन की रिएक्शन हमने करवाई HNO3 से नाइट्रिक एसिड से इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो सब पहले स्टेप में अपना क्या बना, नाइट्रोबेंजीन। फिर इसकी रिएक्शन हमने करवाई किससे, SnHCl से, टिन HCl से करवाई, तो क्या बन जाता है आपका फाइनल प्रोडक्ट एनिलीन बन जाएगा। ठीक, सिंपल सिंथेसिस है। दूसरी सिंथेसिस की बेंजामाइड से। ठीक है, क्या करते हैं हम, बेंजामाइड की रिएक्शन करवा देते हैं किससे, कार्बोक्सामाइड। ठीक है, देखो बेंजीन में कार्बोक्सामाइड लगा दो तो इसको बोलते हैं बेंजामाइड। बेंजीन में हमने क्या लगा दिया, एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा दिया, एक कार्बोक्सामाइड ग्रुप लगा दिया, इसको बोलते हैं बेंजामाइड। ठीक, इसकी रिएक्शन करवा दी हमने किससे, KBr से, पोटेशियम ब्रोमाइड से। ठीक है, और HCl से करवा दी। ठीक है, 4 KBr के मॉलिक्यूल्स इसकी रिएक्शन करवा दी
तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, एनिलीन। यह भी क्या है, अपना सिंथेसिस की प्रोसेस है कि इसके भी अपन एनिलीन बना सकते हैं, किससे, बेंजामाइड से, बेंजामाइड से। ठीक, अब आते हैं किस पे, एसिड, बेसिसिटी ऑफ एनिलीन क्या होता है। एरोमेटिक एसिड क्या है, बेसिक नेचर का है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेसिसिटी, हेडिंग डाल लीजिए, बेसिसिटी ऑफ एनिलीन। तो वैसे तो एनिलीन क्या है, बेसिक इन नेचर है, उसके जो नेचर होता है वो कैसा है, बेसिक नेचर का है। लेकिन अगर एज कंपेयर टू अपन अमोनिया देखें या एज कंपेयर टू मेथाइलामीन, एथाइलामीन देखें, तो वह थोड़ा सा कम बेसिक है, लेस बेसिक है। देखते हैं उसका रीज़न क्या है। ठीक, क्या है, बेसिसिटी ऑफ एनिलीन। यह स्ट्रक्चर होगा क्या, NH2 का, एनिलीन का। ठीक है, तो यह बेसिक तो है लेकिन एज कंपेयर टू अमोनिया, एज कंपेयर टू एथाइलामीन, यह कम बेसिक होता है। ठीक है, उसका कारण यह है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनिलीन। अभी बताते हैं कैसे डीलोकलाइज होगा। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, देखो सिंपल क्वेश्चन तो यहाँ से आ जाएगा कि इन ऑर्डर टू बेसिसिटी विच वन इज करेक्ट, ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन लिखो, इन ऑर्डर टू बेसिसिटी विच वन इज करेक्ट। अब आपके पास में 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके पास में क्या है, एथाइलामीन, C2H5NH2, अमोनिया, एनिलीन। ठीक है, ये हो सकता है स्ट्रक्चर ना बना दे, नाम से दे दे कि इथाइलामीन, अमोनिया, एनिलीन। ठीक, दूसरा ऑप्शन ऐसा आ सकता है आपका, अमोनिया, एनिलीन, इथाइलामीन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कैसा आ सकता है, सबसे पहले एनिलीन को डाल देंगे, अमोनिया एंड इथाइलामीन। तो ये आपको जब पता रहेगा कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, देखो अगर यहाँ मिथाइलामीन होगा तो वह मिथाइलामीन होगा, उसके बाद में इथाइलामीन होगा, उसके बाद में अमोनिया आएगा। ठीक, यहाँ पे देखना इथाइलामीन सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, उसके बाद अमोनिया बेसिक होता है, उसके बाद में एनिलीन बेसिक होगा। ठीक है, उसका बेसिसिटी का रीज़न अभी बता रहे हैं। पहले तो ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है, और ये आपसे बनना चाहिए क्योंकि आपने पढ़ा है अभी। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा कम बेसिक क्यों है, ये थोड़ा लेस बेसिक क्यों है एनिलीन, तो पूरा स्ट्रक्चर देखिएगा एनिलीन का। NH2, इस पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डीलोकलाइज होते रहेंगे। तो ये डीलोकलाइज होकर कहाँ जाएगा, आर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, जब ये आर्थो पोजीशन पे आ जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है बेटा। ये आ जाएगा NH2 पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 रहती है, अगर 1 हुई तो वो EM में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अमोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है। अब यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर डीलोकलाइज होगा यहाँ से, फिर यहाँ पे आ जाएगा। मेटा पे नहीं रहता है ज़्यादा देर, मेटा पे नहीं रहता है। मेटा पे क्यों नहीं रहता है, क्योंकि है तो ये बेंजीन वाला स्ट्रक्चर, और बेंजीन कैसे फॉर्म में रहता है, चेयर एंड बोट फॉर्म वाली आ जाएगा। तो यहाँ स्ट्रेन का फंडा आ जाएगा, तो वो उतना डीप में अपन ना घुसे तो ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, पहले अपन बेसिसिटी समझ ले, फिर अपन बेयर स्ट्रेन थ्योरी पे जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, मेटा पोजीशन पे यह ज़्यादा देर तक रहता नहीं है, तो ये लोन पेयर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर। तो अगला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। अभी भी जो अमोनिया है वह कैसा हो जाएगा, अमोनियम फॉर्म में रहेगा, इसमें नाइट्रोजन पे 4 वैलेंसी ही रहेगी अभी। ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा आपका लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, अगला स्ट्रक्चर है आपका, अब ये लोन पेयर यहाँ पर भी ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं, ये भी फिर से डीलोकलाइज होगा, तो यहाँ फिर से कहाँ पे आ जाएगा, आर्थो पोजीशन पे आएगा। मेटा पे ज़्यादा देर रहता नहीं। ठीक है, इसलिए वह इंटरमीडिएट में रहेगा, वह कंपाउंड एक्चुअली आइसोलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यह देखना
यहाँ पर फिर से NH2 जैसा का वैसा, यहाँ लोन पेयर आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, और बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर अगला स्ट्रक्चर होगा जैसा अपना एनिलीन था। तो यह डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर के कारण, डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर के कारण क्या होता है, यह अपनी बेसिसिटी को वो जस्टिफाई नहीं कर पाता है, क्योंकि लोन बेसिक कंपाउंड वे होंगे जो क्या होते हैं, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करें। ठीक है, एसिड क्या होते हैं, जो लोन पेयर को डोनेट करें, लुईस एसिड लुईस बेस पे ही कहलाते हैं। ठीक, यहाँ पे लोन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक, इसलिए क्या है, यह कम बेसिक है। ठीक, तो इसका बेसिसिटी है थोड़ा सा क्या है, और इसके डीप में जाते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इस पर अटैच हो गया तो इसकी एनिलीन की बेसिसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, देखते हैं। इफेक्ट ऑफ, हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बेसिसिटी ऑफ एनिलीन। ठीक है, कोई भी अपन सब्स्टिट्यूट लगा दे तो उसकी एनिलीन की बेसिसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। अगर हमने एनिलीन पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, वहाँ पे उल्टा था, वहाँ पे क्या था, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो फिनॉल की एसिडिटी बढ़ती थी। यहाँ पर अपन कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं, लाइक CH3 OCH3, ठीक है, या NH2। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर इस पे आके जुड़ गया, एनिलीन पे आके जुड़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, इसकी बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वाइस वर्सा क्या होगा, अगर इस पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, अगर एनिलीन पे ही कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आके जुड़ गया, जैसे NO2 आके जुड़ गया, ठीक है, जैसे कोई हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन आके जुड़ गया, ठीक है, या कोई साइनाइड आके जुड़ गया, तो इसकी बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो यह याद रखने वाली चीज़ है, बेसिसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो क्या है इफेक्ट, देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आया तो बेसिसिटी बढ़ जाएगी, ठीक, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आया तो एनिलीन की बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, अब अगला पॉइंट आता है रिएक्शन ऑफ एनिलीन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एनिलीन। ठीक है, तो यह क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है। अब यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। अब डाइजोटाइजेशन के लिए कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं, यही Na2 सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, क्या यूज करते हैं, सोडियम नाइट्राइट यूज करते हैं। इतना याद रखना आपने, क्योंकि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाइजोटाइजेशन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है, सोडियम नाइट्राइट। देखिए ये तो एनिलीन है, रिएक्शन से समझते हैं। एनिलीन की रिएक्शन हमने किससे करवा दी, NaNO2 से करवा दी, सोडियम नाइट्राइट से करवा दी, किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाता है, कितना टेम्परेचर, यहाँ पे भी 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, देखना अच्छे से। ये हमारा क्या है, एनिलीन है, ये क्या है, एनिलीन है। ठीक, किस में कन्वर्ट होगा, डाइजोटाइजेशन कंपाउंड में। तो यहाँ पे देखना, ये एनिलीन Na, ये बन गया क्या, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब देखो हम उसी में समझाते हैं आपको, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड।
अब जहाँ पे किसी भी वर्ड में, किसी भी ड्रग में ईएम शब्द आया, सफिक्स में अगर ईएम जुड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उस कंपाउंड की उसमें 4 वैलेंसी होगी ही होगी, कहीं ना कहीं उसमें एक पॉजिटिव चार्ज आया होगा। ठीक है, पर इस वाले स्ट्रक्चर में तो पॉजिटिव चार्ज दिख ही नहीं रहा। ठीक है, तो जो भी कॉपी में इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है वह गलत होता है। पहले हम गलत सिखाते फिर सही सिखाएंगे। ठीक है, वह गलत होता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ऐसा नहीं बनाया जाता। क्या है, कई बार बच्चे लोग क्या करते हैं, ऐसा ये बना लिया अमोनिया, डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे भी कंप्लीट, यहाँ पे भी कंप्लीट, क्लोरीन की यहाँ पे भी कंप्लीट। तो नाम तो अपन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिख रहे हैं, डाई जैसे क्या समझ में आ रहा, 2 नाइट्रोजन है, तो नियम कहाँ गया, इसका ट्रीन बॉन्ड होना चाहिए, इसकी 4 वैलेंसी होना चाहिए। तो वो जो ईएम अपन लगाते हैं किसके लिए लगाते हैं, कहीं ना कहीं 4 वैलेंसी है। ठीक, अब देखते हैं उसका सही एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है। बेटा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का एक्चुअल स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। यह बेंजीन है, ये नाइट्रोजन है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये नाइट्रोजन की ये वैलेंसी कंप्लीट, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आया नाइट्रोजन पे, यह कंप्लीट, और ये जो क्लोराइड है ये साल्ट फॉर्मेशन में रहता है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज ये बैलेंस बनाए रखता है, यह इसीलिए इसको बोलते हैं साल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट बोला जाता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की यहाँ बैलेंसी कितनी होगी, 4, इसलिए अपन एजोनियम बोल रहे हैं, और डाइएजोनियम क्योंकि 2 नाइट्रोजन लगातार है इसलिए बोलते हैं डाइएजो। ठीक है, नियम, और एक क्लोराइड के साल्ट में रहता है। तो सही स्ट्रक्चर क्या है इसका, यह है। ठीक है, ये कॉपी पेन पे बच्चे लोग ऐसा लिख लेते हैं, लेकिन यह गलत है। यह एक्चुअल स्ट्रक्चर है, यह सही स्ट्रक्चर है जो उसके नाम को जस्टिफाई करता है। ठीक है, तो पहली रिएक्शन क्या हो गई, डाइजेटाइजेशन रिएक्शन एनिलीन की। उसमें हम डाइजेटाइज रिएक्शन में क्या यूज करते हैं, सोडियम नाइट्राइड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा कि डाइजेटाइजेशन में कौन सा केमिकल कंपाउंड यूज करते हैं, सोडियम नाइट्राइड। अब अगला आता है इसकी ESR इन एनिलीन। ठीक है, ESR इन एनिलीन में अब एक ESR देख लो, सिर्फ उसका ब्रोमीन का देख लेते हैं अपन, हेलोजिनेशन में। ठीक है, अब सिंपल है, एनिलीन है, उसकी रिएक्शन अपन ने किससे करवा दी, एनिलीन की रिएक्शन करवा दी किससे, 3Br2 से या ब्रोमीन वाटर से करवा दो आप। 3Br2 से करवा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। यहाँ पे ब्रोमीन सेकंड पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे ब्रोमीन और 6 पोजीशन पे ब्रोमीन, तो क्या आ जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आएगा नाइट्रेशन, इसके बाद आएगा सल्फोनेशन। ठीक है, तो सल्फोनेशन नाइट्रेशन की कहानी अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो इसको ध्यान से देखना बेटा, इसमें देखो इसकी क्वालिटेटिव टेस्ट जो है फिनॉल के, वह आपको हमेशा याद रखना है। 5 क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं, कौन कौन से, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, लिबरमैन टेस्ट, ठीक, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस क्या होता है आपको बता दिया था, अनिल याद रखना है आपने। ठीक है, एसिड नीले को लाल करेगा। फिनोप्थलीन क्या करेगा, पिंक कलर देगा। फिर एरोमेटिक अमीन से अपन अगली क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।